आप ये बताइए कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो मेन मकसद क्या है? अभी ट्रंप साहब ने एक असर्शन किया है कि इंडिया ने रशियन क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम किया। ऐसा क्यों कहा और किस वजह से इंडिया का इंपोर्ट कम हुआ या नहीं हुआ, वो आप मुझे बताइए। अच्छा, आपने मिथिला पेंटिंग का नाम सुना है? यस सर। क्या है मिथिला पेंटिंग और इससे कितनी आजीविका मिलती है और कितना रिसोर्स जनरेट होता है? May I come in, sir? आइए, अभिनव मिश्रा। हाँ, Yes. अपने विषय में कोई बताना चाहेंगे आप? Sir, I have done my graduation BTech in Computer Science Engineering from MNNIT Allahabad. मिश्रा जी, कैन वी सजेस्ट इफ यू कुड स्पीक इन हिंदी? Yeah, definitely. आई मीन, आर यू आर्टिकुलेट इन हिंदी? Yes, sir. I'm very comfortable in Hindi. मैं comfortable हूँ, sir. Otherwise you can revert back to English. नहीं, sir, मैं if you दोनों like, हाँ? Right. भाषाओं में Otherwise, comfortable. yeah. Because you are appearing for a state service where perhaps there are a lot of, not exactly what you call, but there is a lot of onus on Hindi. Yes, sir. That would be to your advantage. Okay, sir. Although there is no differentiation otherwise. Please go ahead. सर, मैंने ग्रेजुएशन BTech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया है। उसके बाद सर मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर ई-कॉमर्स कंपनी में काम किया है सर। कोविड के दौरान सर मैंने क्या कहते हैं कंप्यूटर लैब की क्लासेस स्कूल्स में ली हैं। उस दौरान मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ जानने को मिला और फिर वहाँ से मैंने सर अपनी इंस्पिरेशन और रुचि डेवलप की सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए। और सर यहाँ मैं आपके सामने हूँ। तो आप बताएं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर 2015 से 2020 तक रहे हैं। हाँ जी सर। 5 वर्ष रहे हैं। जी सर। 5 years, 15 से 20 तक। और इतने आप यूं कहें कि इतना स्टेबल करियर के बाद आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। यस सर। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने कोई जो आपने निर्णय लिया है वो निर्णय आपके लिए प्रासंगिक होगा? सर सिविल सर्विसेज में सर्वेंट बनना सर मेरी बचपन से रुचि रही है, लेकिन इसके बारे में मैं चुनाव कर पाऊँ कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है सर, तो मुझे थोड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए थी। एंड उसके बाद सर कोविड के दौरान जब मैंने रियलाइज़ किया कि गांव में स्कूल में इस्टेब्लिश कर रहा था कंप्यूटर लैब की क्लासेस, तो सर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा थोड़ा सा इंटरफेस हुआ और फिर मैंने रियलाइज़ की कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव स्तर पे आज भी 21st सेंचुरी में अभी भी गांव स्तर पे चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन की उतनी रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं और बहुत ही बायसनेस वगैरह होती है। तो सर मैंने फिर सोचा कि मेरी इनडायरेक्ट स्किल्स शायद ना प्रभाव कर रही हूँ, तो मैं सोचूं सर डायरेक्टली सोसाइटी पे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू सर कंट्रीब्यूट करूँ, जिससे पीपल पे डायरेक्ट इम्पैक्ट जनरेट हो सके सर। आपने लिखा है कि आपने वीकनेस में लिखा है टू परफेक्शनिस्ट, ओवर एम्पैथेटिक, अवॉइडिंग ट्रांसफर responsibilities. Yes. You don't believe in the concept of delegation. Sir, I believe from a structural point of view, like power transmission state में इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात की गई है, लेकिन सर जैसे मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाती है और तो मैं उसको बहुत ही प्रायोरिटी से मैं सोचता हूँ कि उसको मैं अपने तरीके से करूँ और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करूँ। हालांकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है सर कि जब सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो उसमें रिसोर्स टाइम डिवीज़न और उसकी वजह से जो अच्छा इम्पैक्ट बन सकता है वो सर कभी-कभी मैंने देखा है कि कभी-कभी वो मुझे उससे ड्रॉबैक मिले हैं। तो सर ये इसीलिए मैं इसको अपनी वीकनेस तो ऐसा समझता हूँ। कभी नहीं एहसास होता है कि जो आपका कार्य करने का तरीका है यस सर। या जिस तरह से आप कोई काम करते हैं, तो कोई उससे स्मार्टर इंटरवेंशन आ सकता है दूसरों के द्वारा? हाँ सर। आपने अनुभव किया है? यस सर, ये इससे मैं एग्री भी होता हूँ, लेकिन यहाँ पर सर अगर जैसे मुझे
स्पेसिफिकली मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और सिर्फ मेरे पे ही है, तो सर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नहीं, पहले वहाँ तो खुद से- ठीक है। जैसे जी सर। जैसे मान लीजिए आप आज सिविल सर्विस में ज्वाइनिंग एट द लेवल ऑफ द बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जी सर। ठीक है, कालांतर में आपका प्रमोशन होगा, यस सर। आप उच्च पदों में आसीन होंगे, यस सर। जहाँ पर कि आप सिस्टम के टॉप में रहेंगे, टॉप मोस्ट में शायद ना रहें बट टॉप में रहेंगे, जी सर। और आपके टेंटाकल सब जगह रहेंगे, तो आप उनको कैसे देखेंगे? हाउ विल यू मैनेज देम? सर डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल सच में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। तो सर डिसीजन मेकिंग में सारे स्टेक होल्डर को मैं इन्वॉल्व करूँगा, जिस जिस सेक्टर में मुझे काम मिला है उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उससे रिलेटेड मैं सबके व्यूज़ लूँगा, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन की टास्क की जिम्मेदारी मेरी है तो सब मैं कोशिश करूँगा मैं खुद से इम्प्लीमेंट करूँ इंस्टेड ऑफ मैं किसी को डिवॉल्व करूँ। अगर डिवोल्यूशन से फ़ायदा होता है, टाइम रिसोर्सेज बचते हैं या इनोवेशन आता है, तो सर मैं ज़रूर उसको मैं चुनूँगा। राइट, थैंक यू। अभय जी, अभिनव मिश्रा सर। सॉरी अभिनव जी, हाँ, तो आप ये बताइए, अब्दुल अब्दुल कलाम हमारे जो राष्ट्रपति थे, हाँ जी सर। इनका बिहार के एजुकेशन सिस्टम में क्या कंट्रीब्यूशन? सर एपीजे अब्दुल कलाम का ही आइडिया था कि हमें नालंदा जैसे एंशंट यूनिवर्सिटी को रिवाइटलाइज करना चाहिए। उसी को ही ध्यान में रखते हमारे ऑनरेबल सीएम ने लैंड अलोकेट की थी नालंदा ठीक में। है। और तो वहीं से- आप ये बताइए, आपका सही उत्तर, तो आप ये बताइए कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो मेन मकसद क्या है? सर आप जो नए नालंदा हाँ, जो नया नालंदा, उसका क्या मेन मकसद क्या है? सर नव नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, नव नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं, जो मॉडर्न नालंदा, नव नालंदा इज डिफरेंट, यस डिफरेंट सर, मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश की गई थी उसका पीछे का जो मेन राजगीर में। राजगीर में है। सर उसका मेन मकसद ये था सर कि जो हमारी एंशियंट नॉलेज सिस्टम थी उस और जो उसका आर्किटेक्चर था उसको कैरी फॉरवर्ड इन मॉडर्न सोसाइटी में किया जाए आज के ज़माने में, और उसका रिलेवेंस देखा जाए कि एंशियंट जो वे हाउ मेथड था, कैसे एजुकेशन का ट्रांसफ़र किया जा रहा था जनरेशन टू जनरेशन, जो ट्रेडिशन थी महाविहारा में, वो और बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करके उन पे फिर से रिसर्च डेवलप करना और उन पे कंटेम्प्रेरी क्या रिलेवेंस है। वहाँ क्या क्या कोर्स पढ़ाए जाते हैं? सर उसमें जहाँ तक सर मुझे मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, वहाँ पर बुद्धिस्ट से रिलेटेड जितनी भी लिटरेचर्स हैं, मे भी पाली लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, उन पे सर रिसर्च किया जा रहा है, और भी बुद्धिस्ट फिलॉसफीज़ पे जो पुराने शास्त्रार्थ तरीके होते थे, वो डायलॉग या डायलेक्टिक मेथड डिबेट करके उनको गुरु शिष्य परंपरा में सर उसको फिर से रिवाइव किया जा रहा है। और सर इसको सर बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी से भी रिलेटेड इसको कनेक्ट किया है, जिससे हमारे साउथ ईस्ट एशिया के साथ रिलेशंस हमारे अच्छे रहें, उस पर डिप्लोमेटिक रिसर्च हो सके। सर ये बताइए कि बिहार के विकास में क्या क्या सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं? सर सामाजिक चुनौतियाँ सर्वप्रथम कास्ट सिस्टम है, वो सोसाइटी को काफ़ी सेगमेंट करती है, और इसकी वजह से सर जो डेवलपमेंट टास्क होता है वो सर इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल सर नहीं, एग्जाम्पल मत दीजिए, प्रायोरिटी के अनुसार से। ठीक है, एक ये जो Yes, जातिवाद की समस्या है, एक वो है, दूसरा सर दूसरा सामाजिक आर्थिक बताऊं मैं सर, या सामाजिक में ही बताऊं? जो भी मैंने बोला, सामाजिक आर्थिक क्या चुनौतियां हैं? सर आर्थिक चुनौतियां सर ये हैं कि बिहार में हिस्टोरिकली इंडस्ट्रीज फुल्ली इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कुछ शुगर मिल्स इस्टेब्लिश हुई थी, जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके बेटर वैल्यू एडिशन करके जो ठीक आय है, जनरेट एक करते दो हैं। और Yes, sir. और तीसरा सर तीसरा सर इसको हम कह सकते हैं सर संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन हुआ है, अगर इसको सोशल उसमें देखेंगे कि करप्शन की तीन एक्सेप्टेंस बढ़ी है। और सर चौथी सर ये अगर मैं देखूं सर, बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो लैंड अवेलेबिलिटी बहुत कम है पर हेक्टेयर। ठीक है, और सर और तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे जो लोअर बहुत ही कास्ट हैं, जैसे मुसहर, इन लोग का गवर्नेंस से उतना इंटरेक्शन हो नहीं पाया, तो जो सर रिफ्लेक्शन था पॉलिसीज वगैरह इम्प्लीमेंटेशन का मुसहर कास्ट। ठीक है, धन्यवाद। ओके अभिनव,
रियल लाइफ बेस्ड मूवीज सीरीज आप पसंद करते हैं? यस सर। कोई हाल ही में देखी हो तो बताएं। सर मैंने दिल्ली क्राइम्स देखी है और सर एक हक देखी है। हक किसके ऊपर बेस्ड है? सर हक ये 1980s के अराउंड शाह बानो जो केस था सर, फॉर मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स, सर उस पे बेस्ड है। तो अभी जो ट्रिपल तलाक का बातचीत चला, कहीं बात वहीं से निकल के आई थी क्या? सर ट्रिपल तलाक सर उस टाइम पे बैन नहीं हुआ था। ये अभी 2019 में ट्रिपल नहीं, तलाक से लेकिन जो बेस और फाउंडेशन बना तो वहीं से तो बना, वहीं से बना था सर। वहीं से बना है। यस तो आपके हिसाब से ये ट्रिपल तलाक ठीक है? सर, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैटर है सर, और इसमें सर कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है सेकुलर लॉ का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। लेकिन वेलबींग ऑफ वुमेन के लिए ये ठीक है कि नहीं? सर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक सही नहीं था सर। वो उनके वेलफेयर के लिए इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करना गवर्नमेंट द्वारा सही था और वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी था सर। ओके, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ओवर एम्पैथेटिक होना, इसका क्या मीनिंग बनेगा आपकी लाइफ में? सर ओवर एम्पैथेटिक होना, जैसे मैं किसी मेरा यहाँ पर मैं सर कॉन्फ्लिक्ट पाता हूँ सर ऑब्जेक्टिविटी से समटाइम्स, दैट्स वाई मैंने उसको अपने नेगेटिव स्ट्रेंथ में रखा है सर। ये ओवर एम्पैथेटिक मतलब जैसे कोई वल्नरेबल सेक्शन है तो मैं उसके प्रति अटैचमेंट थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप कर लेता हूँ। तो मे बी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जितना जुरिस्डिक्शन मुझे प्रोवाइड किया गया है उससे ज़्यादा मैं करने की कोशिश करता हूँ, जो कि नेगेटिव स्ट्रेंथ मुझे बैकफायर कर सकती है, क्योंकि मेरा टाइम और ये रिसोर्सेस में डाइवर्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैं इसको कल को आपने सीनियर सिविल सर्वेंट बनना है यस बिहार में, तो अगर आप इस प्रकार के इंक्लिनेशंस लेके चलेंगे तो आप कैसे कर पाएंगे? सर ओवर एम्पैथेटिक यहाँ पर मैं पर्सनल जुरिस्डिक्शन में जाके कर सकता हूँ सर। यहाँ मैं ऑफिस के रिसोर्सेज पब्लिक के रिसोर्सेज में डाइवर्ट ना करूँ और ऑब्जेक्टिव रहूँ, जो भी मुझे क्या कहते हैं, जो भी मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से जो मुझे पावर और रिसोर्सेज दी गई हैं। एक आदमी दो अलग तरीकों से कैसे बिहेव कर सकता है? मान लीजिए कि एक आदमी झगड़ालू है तो घर में झगड़ा करता तो बाहर नहीं करेंगे, या बाहर झगड़ा करता तो घर में नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? अगर आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट है और बेसिक नेचर है टू बी ओवर एम्पैथेटिक, तो वो तो ओवरफ्लो करेगा, आपके जॉब के अंदर भी करेगा, कहने के तो उसका पैटर्न दिखाई देगा। सर ओवरफ्लो करेगा, बट इसको पॉजिटिवली चैनलाइज कर सकता हूँ यूजिंग इमोशनल इंटेलिजेंस सर। मैं पर्सनली जाके उसका हेल्प कर सकता हूँ सर ओवर एम्पैथेटिक का मैं, लेकिन सर ऑब्जेक्टिविटी में मेंटेन करूंगा। ऑफिस से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिविटी है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो तो हजारों लोग परेशान होंगे तो आप किसके किसके पास जाएंगे? पर्सनली अगर आप जाने की बात करते हैं तो कैसे होगा? तो मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूंगा ऑब्जेक्टिविटी से, क्योंकि मैं हर सोचिए इसके बारे में कैसे होगा। बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क ले रहे हैं आप अपने ऊपर। सर मैं एक तरीका सर टेक्नोलॉजी का अपना सकता हूँ। अगर मैं पर्सनल लेवल पे जाके ऐसे लोगों से जुड़ पाऊँ पर्सनली, तो सर मैं वहाँ पर जाके टेक्नोलॉजी से सबको जोड़ सकूँ और सबकी जो प्रॉब्लम है उनको मैं डेटाबेस में स्टोर करके मैं उसको कैटेगराइज करके उनकी प्रॉब्लम को एक साथ चलिए। सॉल्व कर सकूँ। अभी ट्रम्प साहब ने एक असर्शन किया है कि इंडिया ने रशियन क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम किया है। ऐसा क्यों कहा और किस वजह से इंडिया का इंपोर्ट कम हुआ या नहीं हुआ, वो आप मुझे बताइए। सर अभी ये ट्रम्प का जो स्टेटमेंट था सर, अनऑफिशियली अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। जयशंकर हमारे ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ उन्होंने ये भी बोला था कि इंडिया रशिया से चीप ऑयल परचेज कम कर देगा। ऐसा स्टैंड टोटली रिजेक्ट किया है हमारे ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर प्रसाद ने। लेकिन इंडिया का रिसेंट जो डिक्लाइन हुआ है सर रशियन ऑयल का, वो जस्ट बिकॉज कि हमारा एक निगोशिएशन है 25% जो टैरिफ उन्होंने लगाया है यूएस ने। ऑयल का इंपोर्ट रशिया से कम हुआ कि नहीं? यस कम हुआ है। कम हुआ, तो फिर डिक्लाइन करने की कौन सी बात आ रही है? वो तो वही कह रहे हैं कि डिक्लाइन कैसे कर सकते हैं किस बात को? वो कह रहे हैं कि कम हुआ है तो हुआ है। तो उन्होंने स्टेटमेंट में ये भी ऐड किया कि वो जीरो कर देगा या फिर वो बहुत ही कम डिक्लाइन कर देगा। हमारे क्या कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रेड टैरिफ का से फियर जनरेट हुआ है, जो कि ये सब मानसिकता उन्होंने डिक्लाइन की है जयशंकर ने। लेकिन इंडिया ने क्या किया? बिल्कुल ही कट किया कि कुछ कम किया? नहीं सर, इंडिया ने कितना को कम किया? इंडिया ने सर, ये मैं एग्जैक्टली नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि कितना कम हुआ, लेकिन इंडिया ने जैसे ही डाइवर्जन शुरू किए हैं अपने डाइवर्जन, तो डाइवर्सिफाई किया, या डाइवर्सिफाई किया है ऑयल इंपोर्ट्स को, तो रशिया से डिपेंडेंसी कम हुई है। और अभी सर वेनेजुएला में जिस हिसाब के हालात हो रहे हैं और जिस हिसाब से हो रहे हैं, तो ऐसा अगर वेनेजुएला अपना मार्केट खोलते तो शायद इंडिया वहाँ भी अपना ऑयल तो ठीक है। यूएस का कैसे ऑयल, यूएस के साथ कैसे इंपोर्ट का रिलेशनशिप है अभी?
कितना बढ़ा या कम हुआ? रशिया का चलिए 30% कम हुआ है, यस सर। 33%। तो यूएस के साथ क्या हुआ, बढ़ा है कि कम हुआ है ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम द यूएस? सर ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से सर मैंने अभी रिसेंटली अपडेट नहीं लिया, रियली सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो वैसे जो पीक था वो कितना था? अप्रैल मई में पीक था ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया, कितने बैरल पर डे? हाउ मेनी मिलियन बैरल्स पर डे? रफ आइडिया। सॉरी सर, मैं गेस नहीं कर पा रहा एक बैरल कितने लीटर्स का होता है, कभी सोचा होगा आपने? हूँ। एक बैरल में कितने लीटर्स बनते हैं? सर मुझे याद था, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ ओके एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू। विकसित भारत के तर्ज पर विकसित बिहार में कृषि को आप कैसे उन्नत करेंगे? सर विकसित बिहार में कृषि की उन्नति में टेक्नोलॉजी का रोल काफ़ी कुछ हो सकता है। अभी 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 कैबिनेट ने एआई मिशन बिहार को मंजूरी दी है, जिसमें एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जा सकता है बिहार में। तो उसमें सर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे ड्रोन दीदी योजना, और सबसे पहले सर लैंड कौन सी ड्रोन ड्रोन दीदी। ड्रोन दीदी योजना, ठीक है। यस सर। तो उसमें सर वुमेन, जो कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से एक वुमेन वाला सेक्टर इम्पैक्टेड था, क्योंकि बिहार में माइग्रेशन था सर, तो उनको मैकेनाइजेशन में उनको सपोर्ट मिले, तो इसलिए ड्रोन दी थी, जिसमें वो नैनो यूरिया वगैरह स्प्रे कर सकें। दूसरा सर लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन हो रहा है बिहार में मैसिव स्केल पे। तो उसमें जो भूमि अधिग्रहण थी, जो एग्रीकल्चर की भी लैंड थी जिसको लोगों ने अधिग्रहण कर लिया था और उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो सर उसके लिए भी कंसोलिडेशन वगैरह हो सके, उसके लिए लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, लेप पोर्टल वगैरह चल रहा है सर। तीसरा सर कस्टम हायरिंग चल रही है, कि बहुत सारे लोग मशीन्स नहीं अफोर्ड कर सकते, बहुत सारे फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उन्होंने कस्टम हायरिंग एक सब्सिडी स्कीम लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, जहाँ पर वो लोग जाके सब्सिडाइज प्राइस में थ्रेशर, हैप्पी सीडर्स, ये सारी मशीनें ले सकें, और खरीद सकें। नहीं सर, खरीद सकें कम प्राइस में, सब्सिडाइज प्राइस में, अच्छा, सब्सिडाइज प्राइस या सर हायर कर सकें कस्टम हायरिंग में। ठीक है। और सर अभी वहाँ पर हमारे ऑनरेबल रूरल मिनिस्टर गए थे, वहाँ उन्होंने 125 वेराइटीज़ की जीएम क्रॉप्स, हाई यील्ड वेराइटी क्रॉप्स उन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी हेल्प कर सकता है कम छोटे प्लॉट में लैंड में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। और सर ऑलरेडी बहुत सारी, तो आप जीएम क्रॉप्स, कितने जीएम क्रॉप्स अलाउड हैं इंडिया में? सर अभी तो बीटी कॉटन ही चल रहा है बीटी सर। कॉटन नहीं है, तो उन्होंने और चीज़ का प्रदर्शन कैसे कर दिया? स्पेशल पॉलिसी तो नहीं हो सकता है? सर वो हाई यील्ड वैरायटी था, तो हाई यील्ड वैरायटी का Yes, बात करें, नॉट yes, नॉट जीएम। जीएम। ठीक है। अच्छा, आपने मिथिला पेंटिंग का नाम सुना है? यस सर। क्या है मिथिला पेंटिंग, और इससे कितनी आजीविका मिलती है और कितना रिसोर्स जनरेट होता है? सर मिथिला पेंटिंग मिथिलांचल रीजन जो बिहार का है, ये दरभंगा, कोसी डिवीजन और ये दरभंगा वाला डिवीजन जो है सर, उसमें सर वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उस वजह से फिशेस, राइस का प्रोडक्शन और उससे रिलेटेड, तो जो दरभंगा पेंटिंग में वहाँ की ज्योग्राफी और वहाँ की हिस्ट्री, उससे रिलेटेड जो रिचुअल्स हैं, वो सारी चीज़ें उसमें प्रदर्शित की जाती हैं। इसमें क्या है सर, मैं जितना रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, दुलारी देवी मेजर एक्सपोनेंट रही हैं मिथिला पेंटिंग को प्रमोट करने के लिए। कितना इसका ये है? हाउ मच रेवेन्यू डज इट जनरेट? सर एग्जैक्ट रेवेन्यू मुझे अच्छा, आप छोड़िए, आपको लास्ट क्वेश्चन है। मखाना बोर्ड का नाम सुना है? यस सर। क्या है मखाना बोर्ड? सर मखाना बोर्ड एक इंस्टीट्यूशनल स्टेप है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, जहां दरभंगा में मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा, एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जिसमें प्रॉपर जो सप्लाई चेन मैकेनिज्म है बिहार के मखाना में, फ्रॉम सोइंग ऑफ मखाना टू एक्सपोर्ट ऑफ मखाना, तो इसमें कितनी फूड प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे जो सोइंग मैकेनिज्म है दरभंगा में वाटर बॉडीज का कैसे अच्छे से इस्तेमाल हो सके इफिशिएंटली, उसको अच्छा प्रोडक्टिविटी बढ़ा के। कितना प्रोडक्शन बढ़ाना है और क्या उसके लिए बजटरी सपोर्ट क्या है? सर मखाना बोर्ड का 100 करोड़ का बजटरी सपोर्ट था। चेक कर लीजिएगा इस फैक्ट्स को। अच्छा ठीक है, हाँ आगे बढ़ें आप। और सर और क्या प्रोडक्शन कितना बढ़ाना है? सर प्रोडक्शन में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कोई बात नहीं है, डेटा। ठीक है, थैंक यू। You done well. Thank A you, few sir. points for you. अभिनव, सबसे पहले तो you are well dressed for the interview.
नीट अपीयरेंस एंड यू हैव गॉट वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छी तरीके से आप बात को कह पाते, समझा पाते हैं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा रहा, लॉजिकल है और ऑनेस्ट कैंडिडेट है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं मालूम तो आप कहते हैं कि मैं इसको पढ़ा नहीं या नहीं मालूम, गैस करने की बजाय। कुछ एक दो छोटे मोटे पॉइंट और देना चाहूँगा। न्यूज़पेपर को आप उस दिन का जरूर पढ़ें और बारीकी से पढ़ें। जैसे आज आपने ट्रंप की न्यूज़ पढ़ी है, लेकिन गहराई में जाना होता गहराई में है। नहीं देखा था। गहराई में कैसे जाना होता है? एक ये न्यूज़पेपर में जो चीज़ हेडलाइन के तौर पे आती है वो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग होती है। आपको नीचे जाना है अगर आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। ओके सर। उसमें ये है, अगर ऑयल कम किया तो क्यों किया, उसकी वजह क्या है। ओके सर। हमने जो एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस ना रख के डाइवर्सिफाई किया, Diversify। ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है कि हम रशिया से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हम ट्रम्प का जो प्रेशर है, टैरिफ का प्रेशर है, उसको भी कैसे सस्टेन कर सकते हैं ताकि आगे हमारा ट्रेड में दिक्कत ना आए। ओके सर। तो आपको कैसे बैलेंस करना है, कंट्री का इंटरेस्ट लेते हुए और स्ट्रेटेजिक जो पुराने रिलेशनशिप उनको मेंटेन करते हुए, और दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप बिगड़ने की संभावना है उसको कैसे संभालना है। बड़ा ट्रिकी काम है, ये बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि अगर आपका ऑयल कम हुआ तो सोचिए कि कम कब हुआ, पहले कितना था, अभी कितना है, और किस तरीके से कम हुआ। Yes, पहले कितना मिलियन बैरल्स पर डे था, अभी कितना मिलियन बैरल्स पर डे है, तो डिक्लाइन कितना हुआ है, रिड्यूस कितना हुआ है, और ये कमी कहाँ से पूरी की जा रही है, कौन सी कंट्री से लिया जा रहा है। अच्छा सर। और क्यूरियोसिटी के तौर पे एक बैरल में कितने लीटर्स आते हैं, कोई पूछ ही सकता है, जैसे मैंने आज पूछ लिया आपसे। तो तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। फाउंडेशन से आप किसी भी टॉपिक को तैयार करें तो आगे चल के जो आपका बेस बनेगा उस टॉपिक के प्रति बिल्कुल सॉलिड रहेगा। और बाकी बिहार के काफ़ी क्वेश्चंस आपको आएंगे, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आएगा, बिहार से भी काफ़ी आएगा, और आपके डैफ से भी आएगा, आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके स्टेट के रिलेटेड, आपकी सिटी जहाँ से आते हैं उसके रिलेटेड, और टूरिज्म, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, इंडस्ट्री, लैक ऑफ इंडस्ट्री, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू स्टडी इन डिटेल बिहार का। तो जो भी आप आंसर दें उसको ब्रीफली देना है, टू द पॉइंट देना है। इन पॉइंट फॉर्म आप नोट्स बनाइए, इन पॉइंट फॉर्म ही आप अपना जब इंटरव्यू होता है उस समय भी दें। किसी को इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है जब तक कि खास तौर पर पूछा ना जाए। ओके सर। इनका ख्याल करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे, और कभी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज ना करिए, ये इस बात का ध्यान रखिए। अपना व्यू रख सकते हैं, जी। क्या इश्यू है वो समझ लिए, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपका व्यू क्या है। लेकिन ये व्यू ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता हो, आप बड़े ओब्लिकली मेंशन कर सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स दीजिए ऐसे समय पे। अगर आपको गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोलना भी हो तो प्रोज एंड कॉन्स दीजिए और न्यूट्रलिटी में छोड़िए। ओके, थैंक यू। आपका इंटरेक्शन हमारे साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा है, एंड वी आर ऑल्सो इमेंसली प्लीज्ड। थोड़ा हमें लग रहा है कि थोड़ा आपको बिहार के विषय में तो आपको उसमें एक इनिशियल हैंडीकैप तो है ही आपके पास, तो यू आर नॉट फ्रॉम बिहार, तो आपका ज़्यादा फोकस हो जाता है उत्तर प्रदेश से होता है। इस बारे में कोई प्रश्न पूछा नहीं, जान कभी नहीं पूछा, कोई आवश्यकता भी नहीं थी, आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी पूछने की। मतलब बिहार के बारे में जानकारी है, लेकिन वो जानकारी ऐसा लगता कुछ ज़्यादा बुकिश जानकारी, अच्छा सर। थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में डेवलप की है। क्योंकि मैं आपका जो वर्ड्स और लाइन्स सुन रहा था, लग रहा था कि आपने बुक को निकाल करके हमारे सामने पेश कर दिया है। अच्छा सर। तो जहाँ भी अगला क्वेश्चन आता था जो यहाँ पर, वो आप उसके बाद समथिंग लाइक, अब जैसे मतलब मखाना बोर्ड की बात है, एग्रीकल्चर की बात, बड़ा अच्छा आपने बताया, यू आर वेल इन्फॉर्म्ड ऑल्सो। लेकिन है कहा जैसे या मिथिला पेंटिंग की बात है, उसके फैक्ट्स फिगर्स को जानना पड़ेगा। आप एग्रीकल्चर पर रिलायंस है तो हमारे 60 बिहार में 60% पीपल आर रिलायंट ऑन एग्रीकल्चर, तो वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लैंड होल्डिंग बहुत छोटे हैं। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि उसके टेक्नोलॉजी एक ही आयाम हो सकता है, बट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर आयाम ऑन विच यू हैव टू डेवलप एग्रीकल्चर। सो ये ध्यान रखिएगा करके, इट कैन नॉट बी यूनिडायमेंशनल। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस को आप अप्रोच करेंगे, जो भी हो कायदे से है, कि चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो, सामान्य क्वेश्चन की बात हो, कहीं पर भी हो, तो मुख्य बिंदु को पहले ले आ करके तब उसके सब पॉइंट्स पर आइए, so that you are able to make an impact, and people should realize that you are very well aware of the broader framework as well as you get into the details. तो दोनों एस्पेक्ट आपका कवर होगा, ठीक है ना। बिहार के विषय में थोड़ा, एक मिनट, बिहार के विषय में थोड़ा मेहनत करने का तो मुझे महसूस हो रही है, और सारे जो डैप में लिखा हो बस ठीक है, उसके आधार पर किया है, और क्यों आप सिविल सर्विस माना चाहते हैं, ठीक है सब, लेकिन एक बार लिख कर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, पॉइंट बना लीजिएगा, तो आपके आंसर शार्प हो जाएंगे।
ओके सर, बताने के तो बहुत ही बता सकते हैं। सोशियोलॉजी का है, ऑप्शनल लिया है साइंस करने के बाद, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन सोशियोलॉजी कभी कल क्विक कॉमर्स का है। नॉर्मली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस विषय में कुछ ज़्यादा पूछा जाएगा, लेकिन है कि आपकी एक तैयारी होनी चाहिए क्विक कॉमर्स के विषय में, और क्विक कॉमर्स इज द फ्लेवर ऑफ द डे यस सर, फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। तो बट मैं इतना ही कहना चाह रहा था, और आपको हम लोग इसका जो अभी जो वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट दे देंगे आपको, यू विल बी एबल टू रियलाइज कि क्या था, हमें कैसा जवाब देना चाहिए था। बट बाय एंड लार्ज यू हैव डन वेरी वेल। अब एक इशू आता है, आप अंग्रेजी और हिंदी का इशू आता है। तो ऐसा नहीं है कायदे से कि अगर आप अंग्रेजी में बोले कोई मार्क्स कटेंगे, लेकिन अब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिस स्टेट में जा रहे हैं, तो श्रेयस्कर ये होगा जी सर, आप वहाँ की भाषा। और आपके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों के साथ एक और कैंडिडेट आए थे, उनके साथ वो कि हिंदी नहीं पा रहे थे, हिंदी में काफ़ी टूट फूट होना शुरू हो गया, सोचने में भी थॉट प्रोसेस ब्रेक हो रहा था। उनको हमने कहा कि आप अंग्रेजी ही बोलें, परंतु आपके लिए वो हर एक कैंडिडेट एक अलग फ्लेवर लेकर आता है। जी सर, तो आप क्यों हैंडीकैप के साथ जाए? इफ एट ऑल देयर इज अ हैंडीकैप, डेफिनेटली सर, हिंदी में ही कहूँगा मैं। आप हिंदी में थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, तो जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आप में सुधार होता है, क्योंकि यू आर यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश। So the moment you convert it, you are still articulate, but I think it should be seamless articulation. हाँ? Yes. इतना हम लोग कहना चाहेंगे, आप कुछ बताना चाहें, आप कुछ पूछना चाहें तो। सर आपने बोला था आंसर देते समय कि फ्रेमवर्क पहले बता दूं या फिर एक फ्रेमवर्क बताऊं फिर उसका आंसर दूं? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि समय कितना होगा, जी सर, 20 मिनट की इंटरव्यू होगा। अगर आप एक ही पॉइंट पर ड्वेल करेंगे तो उनको एक ही आयाम समझ में आएगा। तो स्मार्ट वे क्या होता है, ब्रॉडर फ्रेमवर्क बताओ। ब्रॉडर फ्रेमवर्क और संक्षिप्त में बताएं। जी सर, तो आप स्ट्रक्चर्ड आंसर्स, आप जब स्ट्रक्चर, जैसे सर ने बताया कि आप स्ट्रक्चर तैयार करें, सर ने बताया स्ट्रक्चर तैयार करें, लिख कर तैयार कर लें। लिख कर तैयार करने का एडवांटेज होता है कि आपके पास पॉइंट्स रहते हैं, उसके बाद वेरी टू दैट। जैसे आपने मैं क्योंकि आपसे मैं इस पर इंटरेक्ट कर रहा था, मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर इन बिहार, आप टेक्नोलॉजिकल पर ही अपने पूरा कहानी सुना दी बैठ करके है। तो मैंने कहा उसका और भी आयाम हो सकते हैं। सर कोऑपरेटिव्स बता सकता था। तो कोऑपरेटिव्स है, कोल्ड चेन है, बहुत सारी चीजें हैं बैठ करके, इवन इंक्लूडिंग फाइनेंसिंग आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। होल्डिंग्स को कंसोलिडेट करने की जरूरत है, जो आपने कहा टच किया था। यस सर, बट तो हम इस बात को जब आप आंसर आप सुनेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि इफ आई हैड आंसर्ड इन अदर मैनर, perhaps it would have been much more fulfilling for the जी सर, and would have led to much more satisfaction on your part. मैं वर्क करूंगा सर। ठीक है ना, तो लिख कर वर्क करेंगे ज़्यादा इजी। you are bright candidate थैंक यू। and we certainly expect you to make the grade। हाँ, और कोई पूछना चाहेंगे? सर वो मुझे अभी मैं जब आपसे आंसर बताया था वो सोशल इकोनॉमिक रीजन पूछा था उसका, तो सर पहले सामाजिक रीजन दिया फिर उसके बाद जब आंसर ठीक था। जैसे दो प्रॉब्लम था उसमें, आप बहुत धीरे बोलते हैं अच्छा सर, तो सुनाई नहीं पड़ता है, और आधा मुंह खोल के बोलते हैं। अच्छा सर, पूरा खोलिए, जी सर, अच्छे से बोला। नंबर 1। जी, नंबर 2, बहुत सारे और चीज आप वो एक बताए उसको एक्सप्लेन करने लगते हैं। वही सर, आप गवर्नेंस के बारे में नहीं कुछ बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर खाली बताइए ना कि ये चीज की कमी है सर, अच्छा सर, की ये चैलेंजेस है, कास्ट वायलेंस है, सोशल वायलेंस है, गवर्नेंस डेफिसिट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। आप ऐसे बताइए सर, ये है सर, की पॉइंट्स बताओ बस, बुलेट पॉइंट्स। ठीक सर, अगर हम मैं मिला के एक्सप्लेन कर दिया नहीं हुआ, वो खुद ही जो आपके सुनने वाले जो हैं वो बोले चलो अब वो अगले टॉपिक में स्विच कर जाएंगे। ठीक सर, और अगर आप एक में जाएंगे तो फिर एक सब्सिडियरी क्वेश्चन शुरू हो जाएगा बैठ कर, उसके बारे में बताओ, फिर उसके बारे में बताओ। वो मौका क्यों देंगे? ठीक है सर, मैं पहले डायमेंशन बताऊंगा। आप देखोगे ना आपको पता चल ओके जाएगा। सर, आप मुंह बंद करके ऐसे बोलते हैं, थोड़ा मुंह खोल करके धीरे धीरे ब्रीफली बोलिए। ओके सर, प्रैक्टिस बिफोर अ मिरर, रिकॉर्ड योर कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। सर।